कभी सोचा है कि हमारा ग्रह, हमारी ये धरती आखिर चलती कैसे है? इसके पीछे के नियम क्या हैं? तो चलिए आज हम अपने प्लानेट के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दुनिया को समझने के लिए हमें इसकी कोर प्रोग्रामिंग में झांकना होगा। और इसी प्रोग्रामिंग के विज्ञान को हम कहते हैं पारिस्थितिकी, या जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम है क्या और इसके सबसे ज़रूरी हिस्से कौन-कौन से हैं। अब ये जो पारिस्थितिकी शब्द है ना, ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये प्रकृति की जासूसी करने जैसा है। मतलब ये पता लगाना कि कौन किसके साथ कैसे रहता है और इन सबके रिश्ते आपस में मिलकर कैसे जीवन का पूरा ताना बाना बुनते हैं। और ये सारे रिश्ते जहां पनपते हैं, उसी जगह को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब एक छोटे से तालाब जितना भी हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़े जंगल जितना भी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें हर चीज़, चाहे वो जीव जंतु हों, पौधे हों या फिर पानी और मिट्टी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, किसी भी इकोसिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे दो हिस्सों में बांटकर देखना। एक तरफ है जैविक यानी लिविंग चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, और दूसरी तरफ है अजैविक यानी नॉन लिविंग चीज़ें, जैसे धूप, पानी, मिट्टी, तापमान। और कमाल की बात यह है कि जीवन इन्हीं दोनों के मेल से चलता है। ठीक है, तो अब जब हम इसके हिस्से समझ गए हैं, तो ये देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, प्रकृति में हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। ये एक तरह से जीवन की करेंसी है। तो आइए इसी एनर्जी के सफ़र को ट्रैक करते हैं। एनर्जी का ये जो बहाव है ना, वो अक्सर एक सीधी लाइन में चलता है, जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे घास सूरज से अपनी एनर्जी लेती है, टिड्डा उस घास को खाता है, फिर मेंढक टिड्डे को खा लेता है, और आखिर में सांप उस मेंढक को। एकदम सीधी सरल लाइन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम काम करता है। हर अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पहुंचती है। सोचिए, बाकी की 90% गर्मी बनकर उड़ जाती है। और पता है, यही वजह है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, और इसीलिए जंगल में आपको हिरणों के मुकाबले शेर इतने कम दिखते हैं। असल में प्रकृति किसी सीधी सड़क जैसी नहीं है, बल्कि वो तो कई सड़कों का एक उलझा हुआ जाल है। इसे हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। और इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर मान लीजिए सांप को मेंढक नहीं मिला, तो वो चूहा खाकर भी काम चला सकता है। यही जाल, यही कॉम्प्लेक्सिटी इकोसिस्टम को स्थिर और मजबूत बनाती है। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होता है जब प्रकृति का ये नाजुक और जटिल संतुलन बिगड़ जाता है? इस संतुलन के लिए जो बड़े खतरे हैं, उन्हें याद रखने का एक फॉर्मूला है, हिप्पो प्लस सी। इसमें जो H है, यानी हैबिटेट लॉस, मतलब जानवरों और पौधों के घरों का उजड़ना, वो आज के समय में बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा और सबसे सीधा खतरा माना जाता है। और प्रदूषण का एक और बहुत ही छिपा हुआ खतरा है, जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होता यह है कि कीटनाशक जैसे जहरीले केमिकल फूड चेन में सबसे निचले लेवल पर घुस जाते हैं, और फिर ऊपर जाते जाते इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसीलिए जो सबसे ऊपर के शिकारी हैं, जैसे बड़ी मछलियां या बाज, उनमें जहर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, आखिर में ये हमारे खाने की प्लेट तक भी पहुंच सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरे कहीं एक जगह पर सीमित नहीं रहते। ये छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे ही एक साथ मिलकर बड़े बड़े ग्लोबल पर्यावरण के मुद्दे बन जाते हैं। इसका असर लहरों की तरह फैलता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, वायु प्रदूषण। हम सोचते हैं कि इससे सिर्फ सांस की तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही प्रदूषण हवा में ऊपर जाकर एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और ये बारिश हजारों किलोमीटर दूर जाकर जंगलों को तबाह कर सकती है, झीलों के पानी को जहरीला बना सकती है, और यहाँ तक कि हमारी पुरानी इमारतों को भी गला सकती है। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज की वजह से जीव जंतुओं की प्रजातियां हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं, जंगलों की कटाई से ज़मीन बंजर हो रही है, और हमारी ओजोन लेयर के पतले होने से सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हम तक पहुंच रही हैं। मतलब हर मुद्दे का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक होता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि एक स्वस्थ ग्रह की तरफ बढ़ने के लिए आखिर रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? बिल्कुल है। इस नुकसान को रोकने के लिए संरक्षण के दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है इन सीटू,
मतलब जीवों को उनके अपने घर में, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही बचाना। और दूसरा है एक्स सीटू, मतलब उन्हें उनके प्राकृतिक घर के बाहर, जैसे जू या सीड बैंक में ले जाकर सुरक्षित रखना। ये सारी कोशिशें हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी आइडिया की ओर ले जाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि हम आज अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों पर कोई आँच ना आए। एक बात और, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है। ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, पर्यावरण की सुरक्षा। दूसरा, एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था। और तीसरा, सामाजिक समानता और न्याय। एक बेहतर भविष्य के लिए इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती और ज़रूरत है। तो हमारे ग्रह का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमने समझ लिया। एक बेहतर और स्थायी भविष्य का ब्लूप्रिंट भी हमारे सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये है कि इस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए हम सब मिलकर क्या भूमिका निभाएंगे।